बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बर यह है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के माबैन बंद कमरों के अख्तिलाफ़ात अब मीडिया की जीनत बन गए। ये अख्तिलाफ़ात पहली दफ़ा नहीं हुए। इन आँखों ने जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर में इस कोर्ट को तकसीम होते हुए भी देखा और ऐसा वक्त था कि एक ही दिन में दो मतवाज़ी अदालतें लगती थीं। एक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैठता था और एक जस्टिस सईद-उज़-ज़मा सिद्दीकी की सरबराही में 10 रुकनी बेंच बैठता था और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ फैसले दिया करते थे। 2 कॉज लिस्टें जारी होती थीं और दोनों पर मुकदमात की समाअत चलती रहती थी। उनमें तो फैसले होते ही थे या नहीं होते थे, लेकिन उस दौरान जो पॉलिटिकल इशू आ जाता था उस पर इतनी तेज़ी से फैसले होते थे कि हर 5 मिनट बाद और हर 10 मिनट बाद एक फ़ैसला आता था। और ज़ाहिर है, जब 2 इख्तिलाफी फैसले होते थे तो जो बड़े बेंच का फैसला था जस्टिस सईद-उज़-ज़मा सिद्दीकी साहब का, वो तस्लीम होता था और वो थे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हक़ में, जबकि जस्टिस सज्जाद अली शाह नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फैसले दिया करते थे। लेकिन अब चूँकि उतनी पॉलिटिकल हाइप पे तो नहीं है ये इख्तिलाफ़, लेकिन अब जो रंग है इसका वो एक असूल पसंद जज और मसलहत कोश जजों के दरमियान इख्तिलाफ़ का है। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, जिन्होंने फैज़ाबाद धरना केस में एक दबंग फैसला दिया जो बहुत से ताकतवर हलकों को पसंद नहीं आया, और उनके ख़िलाफ़ एक जब रेफरेंस भेजा गया तो उस रेफरेंस में अगरचे उनके साथी जजों ने अपने साथी जज को बैकअप किया, लेकिन वो साथी जज की मोहब्बत नहीं थी। वो बैकअप इसलिए किया गया कि अगर आज एक जज को फ़ैसला देने के जुर्म में बरतरफ कर दिया गया तो कल फिर कोई जज फ़ैसला नहीं दे सकेगा। लेकिन उसका फ़ायदा बहरहाल साथी जज को ये हुआ कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा मज़ीद मजबूत होकर दोबारा अपने अहदे पर फायज़ हो गए और उन्होंने मुकदमात की समाअत शुरू कर दी, जिसके बाद वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ एक्शंस लेते रहते हैं। उन्हें सो मोटो एक्शन एक दफ़ा उन्होंने लिया तो उनको वो उसकी समाअत देने के बजाय एक दूसरे बेंच को समाअत दे दी गई, जो अब तक मंतकी इंजाम को नहीं पहुँचा। लेकिन उस केस में उन पर यह पाबंदी आयद कर दी गई थी कि वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये पर्सनल रंजिश के ज़ुमरे में आता है। वो नहीं सुना उन्होंने, चलो कोई इमरान ख़ान साहब वज़ारत उस्मा से हट गए। उसके बाद उन्होंने जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी ख़तूत लिखे, और जिसमें जजिस के मरात, जजिस को रिटायर्ड जजों को गाड़ियाँ दिए जाने के ख़िलाफ़ बात करना शामिल था। लेकिन जो सबसे बड़ा इख्तिलाफ़ था वो ये था कि जजिस का तकर्रुर कैसे हो। तासुर यह है, और तासुर क्या है बल्कि अब तो एलानिया कहा जाता है कि अमूमन जजिस कमेटी में जो जज मुकर्रर किए जाते हैं वो अक़रबा परवरी की बुनियाद पर मुकर्रर होते हैं। किसी जज का चैम्बर फेलो, किसी जज का जूनियर, किसी जज का कोई दूर का या करीब का अजीज़ रिश्तेदार या पसंद नापसंद। पहले तो था कि चीफ जस्टिस की मेजॉरिटी होती थी और नाम आ जाता था, और जो इख्तिलाफ़ करते थे उनका इख्तिलाफ़ रद्द हो जाता था, जो कि बराए नामी कार्रवाई रह जाती थी। जबकि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी अपने एक फ़ैसले के ज़रिए पार्लिमानी कमेटी को भी अपने फ़ैसले के ज़रिए दांत तोड़ गए थे, और वो एक पोस्ट ऑफिस की ही हैसियत बरकरार रह गई थी, उसकी बाकी रह गई थी जो अब तक बरकरार है। तो अब बहरहाल ये हुआ कि बार कौंसिल ने इख्तिलाफ़ किया, पाकिस्तान बार ने इख्तिलाफ़ किया, और जो इस वक्त के अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून है वो सब अब काजी साहब के कैंप में हैं। और इस तरह जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब, उनकी मेजॉरिटी कम हो गई है। पहले इख्तिलाफ़ आया था जस्टिस आयशा मलिक के तकर्रुर पे, वो पहली दफ़ा तो डेफर करना पड़ा, लेकिन दूसरी दफ़ा एक वोट की मेजॉरिटी से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले आया गया। और फिर उससे पहले एक इख्तिलाफ़ आया था सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को छोड़कर जूनियर जज को लाने पर, उस पर भी बहुत रिजर्वमेंट भी हुई थी और एहतजाज भी हुआ था, लेकिन मेजॉरिटी की बेस पर वो जस्टिस मज़हर साहब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब जबकि मेजॉरिटी जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की हो गई थी, और तो वहाँ तो बलूचिस्तान में तो 5 जजिस का तकर्रर हो गया, जबकि वहाँ ज़रूरत 3 की थी। जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा बैरून मुल्क रुखसत पर चले गए सुप्रीम कोर्ट की तातीलात के दौरान, जैसे अमूमन अक्सर जो जजेस चले जाते हैं रिलैक्स करने के लिए। तो एक तासुर ये था कि उन्हें
بھیجا گیا ہے۔ دوسرا تاثر یہ تھا کیونکہ بلوچستان میں ان کی مرضی کی تعیناتی ہو گئی ہے، اس لیے وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں تاکہ پیچھے جو ججز تعینات ہونے وہ بآسانی جسٹس عمر عطا بندیال گروپ کے منشا کے مطابق ہو جائے۔ یہ عمومی تاثر تھا۔ اور اجلاس یہ خفیہ ہوتا ہے، اجلاس کال کیا گیا 28 اور 29 جون کو 22 ججز کے تقرر کے لیے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد میں بھی۔ لیکن جو ہی یہ خبر ایک مقامی اخبار میں، انگریزی کے اخبار میں شائع ہوئی، جسٹس قاضی فائز اس اخبار کے قاری ہیں، انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اسپین سے جو چنگھاڑ دی اس کی گونج اسلام آباد میں سنائی دی۔ انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے خط بھیجا چیف جسٹس کو، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ میرے بیرون ملک ہوتے ہوئے، جبکہ میں سینئر ترین جج ہوں اور کمیٹی کا رکن ہوں، کمیٹی کا اجلاس کیوں بلایا گیا؟ یا یہ اجلاس تعطیلات سے پہلے بلایا جاتا ہے یا تعطیلات کے بعد بلایا جاتا ہے؟ اس اجلاس کے بلائے جانے کا مقصد منتظم ججز کا تقرر ہے، اور اگر یہ اجلاس انہی تاریخوں میں ناگزیر ہے تو پھر انہیں ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے اعتراضات ریکارڈ پر لا سکیں۔ لیکن ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ اختلافات پہلی دفعہ نہیں ہوئے۔ جسٹس سعید الزماں صدیقی کے دور میں بھی یہ چپکلش موجود تھی، اور ایک مرتبہ جسٹس سجاد علی شاہ جو عمرہ کے لیے 5 دن کے لیے سعودی عرب گئے تھے، وہ جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب کو قائم مقام جج کا چارج دیے بغیر، ان کو اوتھ لیے بغیر چلے گئے تھے، اوتھ کرائے بغیر، نوٹیفیکیشن کرائے بغیر چلے گئے تھے، جس پر مجھے یہ خالصتاً مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے وہ خبر پاکستان میں شائع کی کہ سپریم کورٹ میں آئینی برہان اور مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکی۔ وہ لیڈ شائع ہوئی، اس لیڈ کے شائع ہونے کے بعد نیکسٹ ڈے جسٹس سجاد علی شاہ اپنا دورہ مختصر کر واپس پہنچ گئے تھے۔ تو اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واقعی سنسیئر ہیں تو پھر اب اس خبر پر انہیں بھی اپنا دورہ مختصر کر کے اگلی فلائٹ سے 28 سے پہلے واپس آنا چاہیے، ورنہ یہ پرسپشن درست ثابت ہوگا کہ انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اپنی مرضی کے ججز تعینات کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، اور ان کی یہ چنگھاڑ یا واٹس ایپ میسج محض ایک رسمی کارروائی سے آگے اور کچھ نہیں۔ ناظرین، 28 کو اجلاس ہونا ہے، دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں کس حد تک مزاحم ہوتے ہیں یا نہیں ہو پاتے۔ اجلاس جو بھی ہوگا اس میں جن ججز کا تقرر ہوگا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو مزید اگلی صورتحال سامنے آئے گی اس سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو۔ اللہ حافظ۔